तो नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल ज्ञान में तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर होगा आपके लिए कितने नंबर का? ये 4 नंबर का मॉडल पेपर जो आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में दिए जाएंगे। और दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। एक बार क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, और इसमें मैं व्याख्या समेत ही करवाऊंगा क्वेश्चन पूरे। तो दोस्तों, आपको क्लास को लास्ट तक देखना, हर एक क्वेश्चन को देखना, और लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के लिए दूंगा जो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, यह SSC 2025 के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्शनिक और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? कब की? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो जी है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। अब देखते हैं इसकी व्याख्या, देखते हैं। जैसे कि सामाजिक और धार्मिक सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जो आपके धार्मिक सुधारक स्वामी जी के नाम से जाने जाते हैं। 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने। कब की? 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह पर की जाती है। जिस बताना है किसकी सलाह पर की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, आपका राइट आंसर होगा। उसका व्याख्या देखते हैं क्या है। ए आपका राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री जी होंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति करता है। परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो आपका प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर और देखते हैं उसके आगे, तो राष्ट्रपति को अपने कार्यों की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद की भी जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि योंगयप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? ये बताना है कि तिब्बत से जोड़ता है, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर तो होगा अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। जैसे देखते हैं, राइट आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश के। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि यालुंग त्यांगपो, इसका जो फुल नेम है, यालुंग त्यांगपो ग्रांड कैनियन, जिसे यांगलोंग जांगबो ग्रैंड कैनियन, त्यांगपो कैनियन, ब्रह्मपुत्र कैनियन या त्यांगपो गॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है इनको। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यारलुंग त्यांगपो नदी के किनारे एक घाटी है। यह विश्व की सबसे गहरी घाटी मानी जाती है। यह घाटी नामचा बरवा पर्वत के चारों ओर झुकती है और पूर्वी हिमालय पर्वतमाला से अपना रास्ता काटती है। जी, इसका पानी ऊपरी तंग नदी घाटी जो होता है के अंत में गिरता है, जहां वो त्यांगपो नदी प्रवेश करती है। वहां पे नदी निचली घाटी से होते हुए 660 मीटर की ऊंचाई पर भारतीय सीमा तक जाती है। इसके बाद यह नदी फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अतः ब्रह्मपुत्र बन जाती है। जी, कब? इसके बाद नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसके बाद वो ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है कि जट जटिन निम्नलिखित में से राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किसका सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? ये क्या? जट जटिन। केंद्र शासित या राज्यों के बारे में बताएगा। तो जी कौन सा है? अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो जी लद्दाख होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? लद्दाख आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर लद्दाख में, इसका राइट आंसर बिहार होगा। बिहार राज्य होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि मिथिला और कोसी क्षेत्र में जाट जटनी नृत्य उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। उत्तर बिहार का
कहाँ का? उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। आमतौर पर यह मानसून में चांदनी रातों में एक जोड़े में किया जाता है। नृत्य का मूल विषय बताता है कि प्रेमी जाट और जटनी की महाकाव्य प्रेम कहानी के स्मरण है, जो अलग हो जाते थे और कठिन परिस्थितियों में रहते थे जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार होगा। अगला क्वेश्चन है कि सेलों के खनिज घटकों की रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिकी गुणधर्मों के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये बताना है। तो ये क्या कहा जाता है? विज्ञान खनिज कहा जाता है, जिसे मिनरलोजी बोला जाता है। क्या? मिनरलोजी। इसका राइट आंसर है ए, आपका राइट आंसर होगा। जिसकी देखते हैं कि व्याख्या, खनिज विज्ञान प्राकृतिक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थों के भौतिक और रासायनिक विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, खनिज विज्ञान जो मिनरलोजी का ये अध्ययन कहलाता है, विज्ञान एक नाम है जी। जैसे कि यह खनिजों के सभी पहलुओं से संबंधित है, जिसमें उनके भौतिक गुण, रासायनिक संरचना, अंतरिक्ष क्रिस्टल संरचना और प्राकृतिक में प्राप्ति तथा वितरण और गठन की भौतिक रासायनिक स्थितियों के संदर्भ में उनकी उत्पत्ति शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ये, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्म षष्ठ मंदिर स्थित है जी? कहाँ पर है जी बताना है। तो जी षष्ठ मंदिर जो कहाँ पर है? जे है आपके केरल में है। कहाँ पर है? केरल आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। इसकी व्याख्या देखते हैं कि सबरीमाला मंदिर केरल के जो आपके पथानाथिट्टा जिले के पेरीनाड गांव में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सबरीमाला पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर एक हिंदू ब्रह्मचारी देवता अयप्पन को समर्पित है, जिन्हें धर्मशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, जो विश्वास के अनुसार शिव और मोहिनी के पुत्र है, जो विष्णु के स्त्री अवतार है। सबरीमाला की परंपराएं शिववाद, विष्णुवाद और अन्य श्रमण परंपराओं का संगम है। तो इसका राइट आंसर केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन के आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है। तो क्या होती है जी? आपकी मंदी होती है। क्या होती है? मंदी होती है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि यदि किसी देश का अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट हो रही है तो इसे आर्थिक मंदी कहा जाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर या जीडीपी तिमाही लगातार गिरती ही जा रही है तो ऐसी स्थिति को आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इस प्रकार मंदी आर्थिक गतिविधियां में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन है। खर्च में महत्वपूर्ण गिरावट आमतौर पर मंदी की ओर ले जाती है। आर्थिक गतिविधियों में इस तरह की मंदी कुछ तिमाहियों तक रह जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि पूरी तरह से बंद हो जाती है। ऐसे जीडीपी, कॉर्पोरेट जो आपके प्रॉफिट, रोजगार आदि जैसे आर्थिक संकेतन गिर जाते हैं। इससे पूरी अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मंदी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर का कि मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है जी बताना है। तो किस राज्य का जी? मध्य प्रदेश का है। मांडी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का राइट आंसर होगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं कि मध्य प्रदेश के धार में मांडू उत्सव मनाया जाता है। यह उत्साह जो आपकी है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी भोपाल द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया गया था। प्रशासन के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। तो जी बताना कौन से अनुच्छेद में है जो कानून बनाने की विशेष शक्ति है। तो जी आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी होगा आपका 246 आपका राइट आंसर होगा। कौन? 246 आपका 4 नंबर का जी आपका राइट आंसर है। सी आपका करेक्ट आंसर है। जैसे देखते हैं, थोड़ी व्याख्या देखते हैं इसकी कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है जी। इससे संघ और राज्य की शक्तियों को 3 सूचियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्गीकृत करके सीमांकित किया गया है।
तो इसका राइट आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब 1946 में संविधान का जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, इसको किसको चुना गया है ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, जैसे देखते हैं कि जो स्थायी अध्यक्ष चुना गए थे वो तो चुना गए थे किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। जो अस्थायी रूप से अगर चुने गए थे तो वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुने गए थे। अच्छे इसकी व्याख्या देखते हैं बहुत अच्छे से। जैसे कि भारत का संविधान 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। विधानसभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा के सबसे पुराने सदस्य को अनंतिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, मतलब अस्थायी रूप में चुना गया है। 11 दिसंबर 1946 को विधानसभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी स्थायी रूप से अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया था, जिसके रूप से जो स्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति सहित संविधान तैयार करने के लिए 13 समितियों का गठन किया था। किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था, ये बताना कब, किस वर्ष ये बताना, ये किया गया था कब, 1784। इसका राइट आंसर होगा डी आपका राइट आंसर होगा। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 भी कहा जाता है, इसको ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में रेगुलेट अधिनियम के दोषों को ठीक करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार और कंपनी द्वारा भारत में ब्रिटिश संपत्ति का दोहरा नियंत्रण सरकार के पास अंतिम अधिकार के साथ हुआ। यह अधिनियम 1858 तक प्रभावी रहा। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया था। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी बंगाल जो आपकी प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई। वास्तव में कलकत्ता भारत में ब्रिटिश आधिपत्य की राजधानी बन गई थी उसी समय। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ये कौन सा है, तो ये है आपका कौन सा है, हाइड्रोजन है। सर्वाधिक मात्रा में पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है। जैसे इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, जो इसे ब्रह्मांड में सबसे सरल तत्व बनाता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व हाइड्रोजन है, जो सभी पदार्थों को लगभग 3/4 भाग बनाता है। शेष 25% में से अधिकांश हीलियम बनाता है। ऑक्सीजन ब्रह्मांड में तीसरा सबसे प्रचुर तत्व माना जाता है। कौन, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था। नया संविधान कब अपनाया था नेपाल का, ये बताना है। तो नया संविधान जो बना था नेपाल का, तो ये कब बनाया गया था, ये बनाया था कब, 2015 में बनाया गया था। नेपाल का नया संविधान कब बना था, 2015 में। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो आपका आपका राइट आंसर होगा, 1 नंबर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा 2015। नेपाल का संविधान नेपाल के अनुसार शासक जो वर्ष 2007 के अंतिम संविधान की जगह 2015 में लागू हुआ था। नया संविधान दूसरी संविधान सभा CA द्वारा तैयार किया गया था, जिसे वर्ष 2013 में चुना गया था। एक नए संविधान की मांग माओवादी विद्रोहियों द्वारा उठाई गई थी, जिन्होंने 10 वर्ष से गृह युद्ध छेड़ा था, जो वर्ष 2006 के शांति समझौते के साथ समाप्त हुआ था। इसका राइट आंसर 2015 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको व्याख्या भी बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, न्यू चैनल पर होते तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर करना एक बार वीडियो को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो किस राज्य में है जी आपका कर्नाटक में है। किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में है।
तो इसका राइट आंसर तो कर्नाटक हो गया। लेकिन इसकी व्याख्या देखते हैं कि अलमट्टी बांध उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले के कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। लंबे समय से लंबित ऊपरी कृष्ण परियोजना यूकेपी चरण थर्ड, जो अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाएगी और कर्नाटक की कृष्ण नदी जल आवंटन के पूर्ण उपयोग की नियुक्ति देगी, को 2019 में पर्यावरण मंजूरी मिल गई थी इनको। इसका राइट आंसर कौन है? डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित संतों में से किसने महाकाव्य महाभारत लिखा? इसके बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, महाकाव्य महाभारत किसने लिखा, जी बोला है। तो इस महाकाव्य जो महाभारत लिखा है, जी किसने लिखा? ये महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा। किसने? वेद व्यास जी ने लिखा। महाभारत की बात हो रही, वेद व्यास जी का राइट आंसर हो। जैसे इस व्याख्या देखते हैं कि महाभारत महर्षि जो आपके वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई, तो जैसे 5वें वेद ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है इनको, और यह हिंदू संस्कृति की एक मूल्यंक संपत्ति माना जाता है इनको। भगवद गीता भी इस महाकाव्य का भाग है। इसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं और इसलिए इसे सत शास्त्री सहंसा के रूप में भी जाना जाता है, इसी वजह से। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ये है कि समथिंग्स आई नेवर टोल्ड यू नामक की पुस्तक के लोग को लेखक कौन है, जी बताना। किसने लिखी ये पुस्तक? तो ये लिखी है आपके श्रव्या भिंडर ने लिखी। किसने? श्रव्या भिंडर जी। आपका राइट आंसर सी होगा। श्रव्या भिंडर की जो आपकी हैं समथिंग्स आई नेवर टोल्ड यू, एक रूमानी, जो आपके रूमानी उपन्यास के नाम से जाना है, तो रूमानी उपन्यास है जी। तो राइट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन द्वारा एल्बर्ट विधेयक अधिनियम, एल्बर्ट बिल एक्ट जिसको बोलते, निम्नलिखित में से किस वर्ष पेश किया गया था, जी बताया। किस वर्ष किया गया था? जी आपके 1883 द्वारा पेश किया गया था। देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं कि एल्बर्ट बिल एक विधायी अधिनियम है। कौन है? विधायी अधिनियम है, जिसे 1883 में वायसराय रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था और सर कार्ल्टन पोर्गेन एल्बर्ट द्वारा लिखा गया था। इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों के केस की सुनवाई कर सकते हैं। बिल पेश होने से पहले 1873 में ब्रिटिश विषयों को भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा मुकदमे से छूट दी गई थी। जिस मामलों में मृत्यु या निर्वासन शामिल था, उनके लिए केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता था। अंग्रेजों ने इस बिल का तीव्र विरोध किया क्योंकि वे किसी भी भारतीय जज से अपने मुकदमे की सुनवाई नहीं चाहते थे। अंग्रेजों के तीव्र विरोध के कारण अतः सरकार को झुकना पड़ा और उससे एल्बर्ट बिल में संशोधन कर दिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1883। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां। मद्रास, जिसको आप चेन्नई बोलते हैं, इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? सीधे सीधे ये कि होम रूल लीग की शुरुआत कब की गई थी, ये बताना है। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर तो हो गया क्या? सितंबर 1916 आपका राइट आंसर है। लेकिन इसकी व्याख्या देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। उनका भारत में स्वशासन करने का सामान्य उद्देश्य था कि दोनों लोगों के बीच एक जो आपके अनौपचारिक समझ थी, जिसमें तिलक की लीग ने महाराष्ट्र बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक बरार और मध्य प्रांतों में काम किया। बेसेंट की लीग ने देश बाकी हिस्सों में काम किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ब्रॉप्स 2018 की द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल्स में 75 व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित में से किस स्थान पर थे, जी बताना है। तो जी किस स्थान पर थे? जी आपके थे 9वें स्थान पर। किसमें? 9वें स्थान पर, जी बताना। पावरफुल मतलब कि पूरे विश्व में पावरफुल इंसान
अगर देखा जाए सबसे जो नेता होता है अपने देश का, वो नरेंद्र मोदी जी 9वें नंबर के सबसे पावरफुल नेता के रूप में माने गए थे। तो इसकी व्याख्या बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोर्ब्स द्वारा विश्व के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में स्थान दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पिछले लगातार 4 वर्ष तक इस सूची में शीर्ष पर चले आ रहे थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दूसरे स्थान पर छोड़कर प्रथम स्थान पर थे। जो आपके फोर्ब्स 2018 की विश्व के सबसे शक्तिशाली 75 लोगों की सूची में मोदी 9वें स्थान पर हैं, जो विश्व को बदलने की ताकत रखते हैं जी। मोदी जी विश्व को बदलने की ताकत रखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 9वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा। ये बताना है कि चंद्रयान 4 मिशन है जो आपके भारत द्वारा, चंद्रयान 3 तक तो लॉन्च हो गया, लेकिन चंद्रयान 4 मिशन है जो आपका जी चंद्रयान 4 मिशन है, ये बताना है कि किस वर्ष लॉन्च होगा, इसकी ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा तो जो आपकी जो इसरो है, इसकी जो इसरो लॉन्च करती चंद्रयान को 3 तक इसरो ने ही लॉन्च किया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि चंद्रयान पहला जो लॉन्च हुआ था वो 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था लॉन्च। चंद्रयान जो पहला हुआ था 22 कब हुआ था? 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 अक्टूबर 2018 को जो 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था, और जो सेकंड हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 2019 को। कब? 22 जुलाई 2019 को। और जो चंद्रयान जी 2 तो क्रॉस होकर जी सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन चंद्रयान जो 3 हुआ था वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, जो सफलतापूर्वक लैंड हुआ था जी। कब जी हुआ था? 2023 को। कब जी हुआ था? 14 जुलाई को, जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। जो 4 लॉन्च होगा वो होगा आपका 2027 में लॉन्च होगा। कब होगा? 2027 में जी आपका 4 मिशन आपका जो होगा लॉन्च होगा। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसमें मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए प्रारंभिक उपाय शामिल है। आगामी चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्र सतह से चट्टानों और मिट्टी को एकत्र करना तथा उन्हें पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना। किसको? पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2104.6 करोड़ का बजट स्वीकार किया गया है। इतना बजट 2104 करोड़ समथिंग रुपया का बजट है। तो इसको लॉन्च किया जाएगा कब? इसरो द्वारा लॉन्च किया जाता है। जो वर्तमान में अगर देखा जाए कि इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है चंद्रयान के, वो इसके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अगर वर्तमान में पूछा इसकी स्थापना कब हुई थी वर्तमान की, वो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। शुरुआत हुई थी इसकी, गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और जो स्थापना हुई थी जो 1962 को हो गई थी स्थापना। तो ठीक है। तो ये एस स्वामीनाथन जी जो उस समय थे, जो अध्यक्ष थे अपने उस समय जब चंद्रयान वो लॉन्च हुआ था, उस समय अध्यक्ष थे आपके बार। अगर देखा जाए कि जो उस एस सोमनाथ थे, जो जब लॉन्च 3 हुआ था उस समय थे एस सोमनाथ थे अध्यक्ष। हो वर्तमान अध्यक्ष देखा जाए 2025 में 8 की डेट में देखा जाए तो आज बी नारायण आपके 11वें नंबर के हैं जो आपके अध्यक्ष हैं वर्तमान में इसरो के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी। अब चंद्रयान 4 मिशन कब होगा लॉन्च? 2027 में लॉन्च होगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जी वाला क्वेश्चन कि भारत में वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, जी बताना है वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों जो आपके सामने क्लास रखी होगी दोस्तों, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कमेंट में। और दोस्त न्यू चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़, लाइक कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।